हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कैल्विन में। तो आज हम लेकर आए हैं अनदर वन शॉट ऑफ अनदर चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस में कौन कौन सी सर्विसेज यूज होती हैं जिससे हमारा बिजनेस मजबूत होता है, जिससे हमारा बिजनेस करने में आसानी होती है, जिससे हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आसानी होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप टू आवर टुडेज टॉपिक। टुडे आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस सर्विसेज। सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं। बिजनेस सर्विसेज होती क्या है? बिजनेस सर्विसेज का मतलब होता है वो सारी सर्विसेज जो कि रिक्वायर्ड हैं। कहां पर रिक्वायर्ड हैं? अरे भैया पेन आ जाओ। विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू कंडक्ट देयर एक्टिविटीज। अपने बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए जो भी वो सर्विसेज अवेल करते हैं उनको कहा जाता है बिजनेस सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? उसे पैसे की नीड है तो बैंकिंग, उसको अपना रिस्क थोड़ा कम करना है तो इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें हम बिजनेस सर्विसेज में इंक्लूड करते हैं। तो सारी वो सर्विसेज जो कि रिक्वायर्ड हैं, जो कि यूज कर रहा है बिजनेसमैन टू मेक इट्स बिजनेस इजी, टू मेक इट्स एक्सचेंज प्रोसेस इजी, दैट इज कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विसेज बहुत सारी होती हैं, मेन यहां पर लिखी हुई है। इसमें से भी आपको सब नहीं पढ़नी, कुछ पढ़नी है। पहली सबसे मेन सर्विसेज है बैंकिंग, दूसरी है इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। ये सारी सर्विसेज हैं, आपको ज्यादा नहीं पढ़नी, आपको एक दो ही पढ़नी है, बाकी और दूसरे चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं बैंकिंग से। सबसे मेन, सबसे प्राइमरी जो सर्विस है वो है बैंकिंग। ठीक है जी। तो बैंकिंग के अंदर हमारा जो बैंकिंग आप पढ़ेंगे, बैंकिंग में सबसे पहले आपको बैंक का मतलब पता होना चाहिए। बैंकिंग के अंदर बैंक का मतलब पता होना चाहिए। बैंक क्या होता है हमें पता है। बैंक जो है, बैंक हमारे पैसे लेता है हमसे और हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, ये हमें पता है। दैट इज द वेरी गुड थिंग यू नो। सबसे पहली चीज, सबसे अच्छी चीज जो आपको पता है, बैंक का यही काम है, वो हमसे पैसे लेता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। दिस इज कॉल्ड बैंक। तो बैंक के दो मेन काम होते हैं। बैंक के दो मेन काम होते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, और दूसरी बात आपको लोन प्रोवाइड करता है, लेंडिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और आपको लैंडिंग। लैंडिंग का मतलब जो आपको वो लोन देता है, उधार देता है, उसको बोला जाता है लैंडिंग। तो ये बैंक का क्या काम है? हमसे पैसा लेगा और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देगा। फिर हम अगर उससे पैसे मांगने जाएंगे तो वो हमें लोन देगा और उसके ऊपर हमसे इंटरेस्ट लेगा और उसके ऊपर वो प्रॉफिट कमाता है। तो इसी को बोलते हैं बैंक। बैंक एक वो इंस्टीट्यूशन है जो हमारा पैसा लेता है अपने पास रखने के लिए और अपना पैसा हमें देता है एज अ लोन ऑन इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो ये बैंक है। बैंकिंग, ये बैंक का मतलब हमने आपको बता दिया सिंपल वर्डों में। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बैंक सर्विसेज। बैंक के अंदर जो सर्विसेज होती हैं उसके अंदर हमने बोला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। हमने यहां बोला था बैंक का पहला काम होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो डिपॉजिट कहां करोगे? आपके सिलेबस में अब बताया गया है कि बच्चों को बताइए कि आप पैसा डिपॉजिट कहां करेंगे। सब बच्चे कहेंगे सर बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। तो अब ये जो है अकाउंट कितनी तरह के होते हैं, आपके सिलेबस में ये बताया गया कि अकाउंट्स कितने, अकाउंट जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, वो बच्चों को आप अभी से क्लियर कर दीजिए। तो अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट जो है आपके कोर्स में 5 हैं। आपको 5 तरह के अकाउंट पढ़ने हैं, बड़े आसान है। चैप्टर बहुत ईजी है। जैसे चैप्टर नंबर 3 ईजी था, ऐसे ही चैप्टर नंबर 4 ईजी है। बड़े स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे, आसानी से याद होने वाले, आसानी से दिमाग में आ जाने वाले चैप्टर्स हैं। सबसे पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट, तीसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, चौथा होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और लास्ट होता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, MOD अकाउंट।
बहुत सारे बच्चों को एक दो अकाउंट्स के बारे में पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जिनको नहीं पता। आप 11th में आए हैं, इसीलिए आए हैं नई चीज सीखने के लिए। आज ही आपको क्लियर कर देंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं। सबसे पहले उठाते हैं सेविंग अकाउंट। इसके नाम से ही पता चल रहा है सेविंग। ये अकाउंट इसलिए खोला गया है कि आपके अंदर एक सेविंग हैबिट डेवलप कर दी जाए, आपके अंदर एक सेविंग हैबिट डेवलप कर दी जाए। आप जो है अपना जो थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी अलमारियों में और अपने किचन में रखते हैं, वो आप जाकर के अपने अकाउंट में रख के आ जाएं, जिसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिल जाए। तो आपके मन में लालच आएगा, चलो मैं अब जाकर के बैंक में रख के आ जाता हूं। तो सेविंग अकाउंट वही होता है जो इसका बेसिक पर्पस होता है लोगों के अंदर सेविंग्स हैबिट को डेवलप करना। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो आप अगर इसके अंदर डिपॉजिट करेंगे पैसा, तो इसके अंदर आपको हल्का फुल्का इंटरेस्ट भी मिल जाता है। लोग इसलिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इसमें पैसा रख देते हैं कि भाई जब आने वाला समय बुरा हो अच्छा हो पता नहीं कैसा हो, तो हम इसके लिए पैसे निकाल लेंगे। तो ये होता है सेविंग अकाउंट। दूसरा आता है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है, याद रखिएगा, ये होता है बिजनेसमैन और बिजनेस के लिए। ये होता है हमारा बिजनेस के लिए। बेसिकली बिजनेस के लिए ना हमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस करनी होती है, पता नहीं किस किस को पैसा भेजना पड़े। तो इस वजह से हम करंट अकाउंट खुलवाते हैं। बिजनेस ओनर का या बिजनेस का हम एक करंट अकाउंट खुलवाते हैं, जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती ट्रांजैक्शंस की। आप जितना चाहें उतना पैसा डालें और उसको कितनी बार निकालें। इसी अकाउंट का एक दूसरा नाम है, 1 नंबर में एमसीक्यू आ सकता है, इसी अकाउंट को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं जी? डिमांड डिपॉजिट। ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी बैंक होती है वो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस देती है बिजनेसमैन को, करंट अकाउंट होल्डर को। तो यहां पर इसका दूसरा नाम भी हमने आपको बता दिया, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट हो गया। अब आ जाते हैं फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। तीसरा प्रकार का जो अकाउंट है वो है फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट, या इसको फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, आपको ना एक फिक्स्ड अमाउंट रखना होता है, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट रखना होता है, और वो भी एक फिक्स्ड पीरियड के लिए रखना होता है। उससे पहले अगर आप निकालेंगे तो फिर बैंक नाराज हो जाएगा, आपके ऊपर थोड़ी बहुत पेनल्टी भी लगा देगा। सही है। तो फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो होता है उसमें हमें एक फिक्स्ड अमाउंट रखना होता है, जो एक ही बार में आपको बैंक में डाल करके आना होता है, और उसको बोल देते हैं कि सर अब हम जो है इसको 2 साल बाद या 3 साल बाद आपसे लेंगे, तो आप जो है हमारा ये पैसा जमा कर लीजिए। इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी बात है, इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है ना बहुत मिलता है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एफडी पे मिलता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए डाल दिया जाता है एक ही बार में, और उसको बोला जाता है कि हम इतने दिन में इसको निकालेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज टर्म डिपॉजिट। टर्म का मतलब होता है एक पीरियड का डिपॉजिट, या फिर इसको टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी बोला जाता है। इसकी अवधि कितनी होती है? इसकी अवधि होती है 15 दिन मिनिमम और मैक्सिमम 10 साल। तो आप एफडी अपनी 15 दिन के लिए भी करा सकते हैं और मैक्सिमम 10 साल तक के लिए भी करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 3 अकाउंट आपको समझ में आ गए, सेविंग, करंट और फिक्स्ड। अब आ जाते हैं अपने रिकरिंग पे। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? पहले तो रिकरिंग का मतलब समझिए। रिकरिंग का मतलब होता है कोई चीज जब बार बार अकर होती है, री अकर, तो इसको बोल दिया रिकरिंग डिपॉजिट। ऐसा समझ लो, जो चीज बार बार हो रही है, यानी एक बार हो गई, फिर महीने में दूसरी बार हो गई, फिर तीसरी बार हो गई, ये हो रही है रिकरिंग। और फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, आपको अमाउंट जो है एक बार डालना होता है अकाउंट के अंदर। रिकरिंग में क्या होता है, आपको एक समय पर, एक पीरियड पर बार बार उसको रिफिल करना होता है, बार बार पेमेंट करनी होती है। फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह नहीं एक बार पेमेंट कर दी। रिकरिंग के अंदर आप हर समय पर समय पर पैसा डालते हैं। ऐसा मान लेते हैं आप हर महीने 5,000 रुपए अपने रिकरिंग डिपॉजिट में डालते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट बैंक के द्वारा खोला जाता है, हु वांट टू सेव रेगुलरली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड अर्न अ हायर इंटरेस्ट रेट। अब देखो मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है जिसकी मैं एफडी कराऊं, बट मैं हर महीने 5,000 रुपए सेव करता हूं, तो मैं सेविंग अकाउंट में डालूंगा तो मैं निकाल भी सकता हूं, एटीएम मिलता है मुझे। बट रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट इट्स लाइक एफडी, बट उसके अंदर अमाउंट एक साथ नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा करके
महीने के बेसिस पे या 15 दिन के बेसिस पे उसके अंदर अमाउंट डालते रहते हैं और उसमें सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो इसका मिनिमम पीरियड कितना होता है? इसका मिनिमम पीरियड होता है 6 मंथ। आपने 6 मंथ के आरडी बनवा ली, आप 6 महीने तक उसमें पैसा डालिए मिनिमम। मैक्सिमम 10 ईयर्स, मैक्सिमम 10 साल की आप आरडी बनवा लीजिए, वो भी काफ़ी है। ठीक, तो ये है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक, तो 4 हो गए। सबसे अच्छा, सबसे नया जो किसी को भी नहीं पता वो आता है अब, MOD, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। बड़ा आसान सा है, आसान शब्दों में बताता हूं। ये कॉम्बिनेशन है, ये किस किस का कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन है सेविंग अकाउंट का प्लस, ये सेविंग अकाउंट प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग का कॉम्बिनेशन है। अब आप कहोगे सर कैसे मिला रहे हो आप? फिक्स्ड डिपॉजिट तो 15 दिन कम से कम आपको रखना पड़ता है। बिल्कुल, होता क्या है इसके अंदर, आप बैंक को बता कर आते हैं कि भाई ऐसा है, हम अपने अकाउंट में रखेंगे 20,000 रुपए, और जैसे ही हमारे अकाउंट में 20,000 रुपए से ज्यादा हो, जितने भी ज्यादा हो, वो सेविंग अकाउंट में से निकालकर हमारे एफडी के अकाउंट में डाल देना। बैंक कहता है ठीक है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? हम थोड़े चालाक हैं। हम इसलिए चालाक हैं क्योंकि सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है कम, एफडी पे मिलता है ज्यादा। अब मान लो मैंने कह के आया था कि मेरे अकाउंट में मात्र 20,000 रुपए रखना। अब 20,000 रुपए से ज्यादा मेरे अकाउंट में 40,000 हो जाते हैं, 50,000 हो जाते हैं, तो 30,000 रुपए मेरे एफडी में चले जाएंगे। अब एफडी पे सेविंग अकाउंट में जो 20,000 है, मुझे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। लाइक सेविंग अकाउंट पे मुझे इंटरेस्ट मिलता है 6%, लेकिन एफडी में मुझे इंटरेस्ट मिलता है 8%। तो यहां पर 2% का इंटरेस्ट ज्यादा है, तो मेरे 20,000 पे तो मुझे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो मेरे 30,000 रुपए एफडी बन गए उस पर मुझे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे फायदा क्या हो, तो फंस गई एफडी जा करके। नहीं, इस अकाउंट की यही खासियत है, अगर आप निकालना चाहें उस पैसे को तो फौरन पैसे को निकाल लीजिए। अब आपको ये नहीं है कि 30,000 रुपए जो 20,000 से ऊपर 30,000 रुपए डाले थे वो कई सालों के लिए बॉन्ड हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं 30 के बजाय 35 निकालना, क्योंकि आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 20,000 इसमें आ गया और 30,000 इसमें चला गया। अब आपको 40,000 रुपीज की जरूरत पड़ गई, तो 40,000 रुपीज की जरूरत पड़ी तो 30,000 यहां से आ गए, ये खत्म, और 10,000 यहां से और ले लो, खत्म कहानी। 40,000 रुपए निकाल लिए, 10,000 रुपए जो बचेंगे वो यहीं पर पड़े रह जाएंगे, क्योंकि लिमिट हमारी सेविंग में कितनी है? लिमिट हमारी सेविंग में है 20,000। तो जितना भी आपका ये मिक्सअप है सेविंग अकाउंट का और फिक्स्ड अकाउंट का, तो ये हो गई बात। इसमें एक थ्रेशहोल्ड लिमिट लगती है, जो हमने बोला ना थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है, जो आपको हमने बताया था ये 20,000 रुपए फिक्स्ड हैं, तो ये थ्रेशहोल्ड लिमिट है। इससे ऊपर अगर जाएगा तो वो एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा। बट ये ऐसी एफडी है जिसको आप निकाल भी सकते हैं, कोई इसके अंदर बाउंडेशन नहीं है कि आप उसको इतने साल में निकालेंगे, इतने साल में निकालेंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। नॉर्मल से ये जो मैंने बताया है वही है, सेम इसका एग्जाम्पल, बस इसको थोड़ा इन्होंने अपने वर्ड्स में लिखा है, अच्छे अच्छे वर्ड्स में। हम थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमने आपको अपनी भाषा में बता दिया। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बाद में उसको चेक कर लेना। ठीक है जी, चलिए अब आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि ये कौन कौन से टाइप के अकाउंट्स हैं। आप पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। चलिए अब आ जाते हैं, सिंपल सिंपल हो जाएंगे इसके आंसर भी। कितने? दिस अकाउंट इंटरलिंक्स द सेविंग अकाउंट विद द डिपॉजिट अकाउंट and any amount in excess of the predetermined amount is automatically transferred to FD. अभी पढ़ा है multiple option deposit. Under this account, individual can keep their surplus money safe in the banks and also earn interest on their deposits. वो अपने बैंक में रख सकते हैं पैसा सेफली और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। वो कौन सा अकाउंट है? वो है अपना सेविंग अकाउंट। इन दिस अकाउंट सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिट। फिक्स्ड बोला, एवरी मंथ फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ये कह रहा है एवरी मंथ, ये नहीं कह रहा एक बार, एवरी मंथ। तो एवरी मंथ का मतलब है ये बार बार हो रहा है, तो ये हो गया रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अकाउंट इज टू इनेबल द बिजनेसमैन। ये हो गया हमारा करंट अकाउंट, बिजनेसमैन की बात हो गई। इट इज एन अकाउंट इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ
फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, तो इसने तो खुद ही बता दिया फिक्स्ड पीरियड, तो ये हो गया एफडी। आंसर आ गया ये। सबसे पहला एमओडी बताया था हमने, दूसरा सेविंग बताया था, तीसरा रिकरिंग बताया था, चौथा करंट बताया था, और लास्ट एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है भाई, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बैंकिंग सर्विसेज, वो तो हमने पढ़े कि फंक्शंस होते हैं वो बैंक के, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग, ये दो चीजें तो फंक्शंस हैं। अब वो सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है, बहुत सारी सर्विसेज जो होती है बैंक प्रोवाइड करता है, एम्पल ऑफ सर्विसेज हमें बैंक प्रोवाइड करता है। आपने कुछ कुछ चीज़ों का नाम सुना भी होगा, बैंक ड्राफ्ट का नाम सुना होगा, आरटीजीएस का नाम सुना होगा, एनईएफटी का नाम सुना होगा, सबका तो खैर नहीं सुना होगा, कुछ कुछ चीज़ों का सुना होगा, जैसे इसका सुना होगा, इसका ई बैंकिंग का सुना होगा, एनईएफटी, आरटीजीएस, इन सब चीज़ों का नाम सुना होगा, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। तो प्राइमरी फंक्शन तो बोरोइंग और लैंडिंग है, बट इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज आपको देती है, ये तो मैंने बहुत कम लिखी है। लॉकर फैसिलिटी आपको मिलती है, एटीएम कार्ड की आपको फैसिलिटी मिलती है, ट्रैवलर्स चेक की फैसिलिटी मिलती है, आपका बैंक एजेंट एज ए एजेंट काम करता है, बहुत सारी सर्विसेज है, एजेंसी फंक्शंस प्रोवाइड करती है। बट ये कुछ कुछ जो आपके कोर्स में मैंने सिर्फ वही वही इंक्लूड किए, बल्कि आपके कोर्स से ज़्यादा ही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है चीज़ों को। चलिए सबसे पहला है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बेसिकली जब आपको किसी को पेमेंट करनी होती है तो आप उसका बैंक से जाके, अपनी बैंक से जाके बोल देते हैं कि मेरे अकाउंट में से एक ड्राफ्ट बना दो और मैं उसको देकर आऊँगा, और वो अपने अकाउंट में लगाएगा और वो ड्राफ्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये चीज़ें हमारे काम आती हैं, एडमिशन वगैरह में काम आ जाती हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे चेक आप देकर आए तब तक वो क्लियर हो तो आपके अकाउंट में पैसा बचे या ना बचे। तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, पहले अकाउंट से माइनस करके फिर बैंक ड्राफ्ट में चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक ड्राफ्ट क्या है, एक ऑर्डर इशू कर देता है कौन, बैंक, ऑन एनी ब्रांच ऑफ द सेम बैंक टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट टू द पर्सन नेम्ड इन इट। जिस पर्सन का भी नाम होगा बैंक ड्राफ्ट से वो पर्सन पैसा निकाल सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स ड्राफ्ट, इसके अलग अलग नाम। ये चीजें बहुत याद रखनी होंगी आपको, जिसके अंदर अदर नेम्स दे रखे होते हैं, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह यहीं से ही बनते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, इशूड बाय अ बैंक ऑन एनी ब्रांच ऑफ सेम बैंक, किसी भी ब्रांच को वो काट देता है और जिसका नाम से आपने बनवाया है वो उसको जाकर के पे हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये होता है बैंक ड्राफ्ट। वैसे तो आजकल ये जितनी भी फैसिलिटीज़ है सब ऑनलाइन ने सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, एक क्लिक पे अब सारा काम हो रहा है। तो ई बैंकिंग जो है सबसे बढ़िया है। बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर, अब यहाँ पर ना ये सेम थोड़ा थोड़ा बैंक ड्राफ्ट जैसा ही है, बस एक माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। ये जो होता है ये सेम टाउन के लिए होता है, ये सिंगल टाउन के लिए। जैसे आप किसी एक टाउन में है, लाइक आप गाजियाबाद में हैं, तो ये गाजियाबाद से गाजियाबाद ही ट्रांसफर कराता है पैसा। तो ये छोटा भाई समझ लो बैंक ड्राफ्ट का। बैंक ड्राफ्ट आउट स्टेशन भी पे हो जाता है, लेकिन जो यहाँ पर जो हमारा बैंकर्स होता है, जो बैंकर्स चेक होता है या पे ऑर्डर होता है, वो जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही शहर के लिए बनाया जाता है। तो बैंकर्स चेक इज ऑलमोस्ट लाइक बैंक ड्राफ्ट, बिल्कुल बैंक ड्राफ्ट की तरह होता है। इट रेफर्स टू दैट बैंक ड्राफ्ट विच इज पेबल विद इन द टाउन। आ गई वही वाली बात, जो एक शहर से एक ही शहर में पैसा क्लियर कराएगा। लेकिन बैंक ड्राफ्ट क्या है, वो आउट स्टेशन भी दे देता है। आप गाजियाबाद में हो, आप जाकर के दिल्ली निकाल लो, आप जाकर के फरीदाबाद निकाल लो, आप जाकर के कहीं भी जहां आपका मन करे वहां निकाल सकते हो। बैंकर्स इशू बैंकर्स चेक फॉर लोकल पर्पस एंड इशू बैंक ड्राफ्ट फॉर आउट स्टेशन। बात समझ गए, अब ज्यादा अंदर नहीं जा रहा है इसके, वही रिपीट कर रहा है। ये दोनों जुड़वा भाई हैं, वो बड़ा भाई, ये छोटा भाई। बड़ा भाई जो है दूसरे शहरों में भी चला जाता है, छोटा भाई जो है अभी अपने ही शहर में रहता है, तो उसको बोलते हैं बैंकर्स चेक या फिर पे ऑर्डर। नेक्स्ट आ जाते हैं आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आजकल आपने देखा होगा ये बहुत चल रहा है आरटीजीएस। आरटीजीएस में क्या होता है, आप सीधे अपनी बैंक में जाते हैं और उनको एक फॉर्म भर के देते हैं, बोलते हैं कि मेरे बैंक में से पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो पहले कैसा होता था, आप चेक दें फिर टाइम लगे, आप सीधे जाइए और सीधे अपने अकाउंट में से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करा दीजिए। उसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो वो हाथों हाथ दूसरे के अकाउंट में शो हो जाता है।
उसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम में हो गया आपका सेटलमेंट। दूसरा होता है एनईएफटी, नेफ्ट बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी ये भी सेम है, ये भी फंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली आप कराते हैं, ऑनलाइन सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स इन विच ट्रांसफर ऑफ मनी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन नेट बेसिस। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे 2 वर्किंग डेज भी लग जाते हैं इसके अंदर। तो आरटीजीएस बहुत फास्ट है, एनईएफटी थोड़ा हल्का है। ठीक, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है भाई। फिर आता है ओवरड्राफ्ट। अब यहां पर समझने की जरूरत है, जिसके पास करंट अकाउंट होगा, जिसके पास करंट अकाउंट होगा, अब आपको पता है करंट अकाउंट होगा किसके पास, बिजनेसमैन के पास ही होगा, उसको एक फैसिलिटी मिलती है ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, हम आपको बताते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ओवर ड्रॉ। ओवर ड्रॉ, जब आप अपनी लिमिट से ज्यादा पैसे ड्रॉ कर लेते हो, अपनी लिमिट से ज्यादा पैसे निकाल लेते हो, उसको बोलते हैं ओवर ड्रॉ। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है कि वो अगर उनके अकाउंट में पैसा कम है तो वो थोड़ा ज्यादा पैसा भी निकाल सकते हैं। सर आप कहोगे सर ऐसा तो कैसे हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं, आप निकालना चाह रहे हो 3.5 लाख रुपए, बैंक कहेगा ठीक है निकाल लो, लेकिन ये आपको एक लिमिट बतानी पड़ती है कि मैं कितने रुपए तक निकाल सकता हूं। फिर बैंक आपका चेक करता है स्टेटमेंट कि हाँ भाई ये आदमी अच्छा है, इसकी ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है तो इसको दे दो। अब ये जो 50,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा निकाले हैं ना, अब इसके ऊपर बैंक आपसे लेगा इंटरेस्ट। ये एक तरह का लोन ही है, जितने दिन आपका ये ओवरड्रॉ रहेगा, आप जब तक 50,000 वापस नहीं करोगे, बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता रहेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर ओवरड्रॉ की फैसिलिटी मिलती है हमें। मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा। तो ये केवल और केवल करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है। और आप कितना ओवरड्रॉ करेंगे ये आप पहले से ही अपनी लिमिट बता करके चलते हैं कि मैं मैक्सिमम 2 लाख तक का ओवरड्रॉ कर सकता हूं। ठीक, तो ये हो गई बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक ड्राफ्ट के बाद सॉरी, बैंक ड्राफ्ट नहीं था वो बैंक ओवरड्राफ्ट था, सॉरी कैश क्रेडिट्स। अभी क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। कैश क्रेडिट क्या चीज है, बेसिकली लोन सबको मिलते हैं, ये एक डिफरेंट तरह का लोन है। जिन लोगों के पास शेयर्स होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं, उनको ये वाला लोन मिलता है, उनको ये वाला लोन मिलता है जिसको बोला जाता है कैश क्रेडिट। अब आप कहोगे ये उनको ही क्यों मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी बाइक के लिए लोन लिया तो मेरे बाइक के पेपर्स वहां रखे जाते हैं, तो जिसके पास शेयर्स और डिबेंचर्स हैं वो क्या करता है, अपनी बैंक के पास शेयर्स और डिबेंचर्स रख देता है और उसके ऊपर लोन ले लेता है। तो इसीलिए इसको बोला गया है कैश क्रेडिट। इट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स। इसको क्या बोला जाता है, करंट एसेट्स। जो हमने लिखा है ना यहाँ पे शेयर डिबेंचर्स, तो ये करंट एसेट्स के अगेंस्ट मिलता है, तो इसको बोला गया कैश क्रेडिट। करंट एसेट्स होती है हमारी शेयर डिबेंचर बॉन्ड सिक्योरिटीज, ये सब करंट एसेट्स होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब बड़ा अच्छा सा है ई बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होता है, सिंपल चीज है, जो बैंकिंग मेरी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम मैक्सिमम टाइम इंटरनेट है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में इंटरनेट, मोबाइल फोन, इन सब चीज़ों के जुड़ाव से जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, मतलब बैंकिंग जितनी भी करते हैं, यानी डिपॉजिट, लोन, सेंडिंग और ट्रांसफरिंग, ये सब जो हम इलेक्ट्रॉनिक वे में करते हैं, इसको बोला गया ई बैंकिंग। ये देखिए, provided by many banks in which a customer is allowed to conduct banking transaction over the internet using a personal computer, mobile phone वगैरह किसी को भी यूज करके अगर हम करेंगे इंटरनेट के ऊपर काम जो करेंगे उसको बोला जाएगा ई बैंकिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। कुछ ई बैंकिंग की चीजें हमने आपको पढ़ा दी, हमने ईएफटी एनईएफटी आपको पढ़ा दिया, हमने आपको एटीएम पढ़ा दिया। एटीएम तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं है। पॉइंट ऑफ सेल अभी बताते हैं, पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, आने वाला है। पॉइंट ऑफ सेल होता क्या है, पॉइंट ऑफ सेल बेसिकली, चलो यहीं बता देता हूँ। वो जो मशीन होती है ना, कार्ड स्वाइप मशीन, वो होती है पॉइंट ऑफ सेल।
यहाँ पे जहाँ पे आपने सेल की या परचेज की वहीं उसको स्वाइप करा दिया कार्ड मशीन पे, तो वो हो जाता है पॉइंट ऑफ सेल। ठीक, या फिर अपने मोबाइल से स्कैनर से आपने पैसा पे कर दिया वहीं पे, तो वो है पॉइंट ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जो डेटा आपने इलेक्ट्रॉनिकली इंटरचेंज किया, ट्रांसफरिंग और उसमें जमा करने में, निकालने में, दैट इज कॉल्ड ईडीआई। क्रेडिट कार्ड्स के बारे में भी अभी बताता हूँ, आगे आ जाइए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल बैंकिंग में, ई बैंकिंग में सबसे पहले डिजिटल पेमेंट्स कौन कौन से होते हैं। डिजिटल पेमेंट जो होते हैं आपको उसके लिए कैश कैरी नहीं करना पड़ता, नोट सिक्के कैरी नहीं करने पड़ते, सीधे आप आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक टू बैंक कर सकते हैं, अकाउंट टू अकाउंट कर सकते हैं, जैसे भी आपका मन करे। तो दो तरह से आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या तो आपको उसके लिए एक कार्ड कैरी करना पड़े या फिर आप उसको ई बैंकिंग के द्वारा कर दें। कार्ड जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है, बेसिकली ये हमारे सेविंग अकाउंट वालों को मिलता है, बहुत बढ़िया कार्ड होता है। जिसका भी सेविंग अकाउंट है उसको पता होगा कि एक डेबिट कार्ड उनके पास होता है, नॉर्मली हम एटीएम कार्ड बोल देते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड आप दिखाते हैं, आप जाते हैं अकाउंट में, एटीएम में, और उससे पैसा निकाल लेते हैं, तो वो डेबिट कार्ड है। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो डेबिट कार्ड नहीं निकालेगा। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो हर किसी को नहीं मिलता, उसके लिए स्पेशली अप्लाई करना पड़ता है, और उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर इनकम होनी चाहिए, तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। बेसिकली ये कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड, ये वो कार्ड है जो आप अपने कार्ड से कुछ भी सामान उधार ले सकते हैं। आप उसका पैसा अभी पे नहीं करेंगे, आपको एक टाइम लिमिट मिलती है लाइक 50 डेज, उसमें कहा जाता है कि आप अपना पैसा 50 डेज बाद पे कर दीजिएगा। आपके बिहाफ पर आपका बैंक आपका पैसा पे कर देता है। इसके लिए थोड़े बहुत आपसे सर्विस चार्ज लिए जाते हैं, क्योंकि भाई 50 दिन तक आपको फैसिलिटी दे रहा है वो, कि आपने उधार रख लिया पैसा, तो उसको बोला जाता है क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी काम बैंक फ्री में नहीं करता, हर चीज़ के पैसे लेता है। फिर होता है प्रीपेड कार्ड। अगर बहुत बच्चे मेट्रो वगैरह में ट्रैवल करते होंगे तो उनको पता होगा कि प्रीपेड में क्या होता है, पहले से आपको टॉपअप कराना पड़ता है, पहले से आपको पैसे डलवाने पड़ते हैं। तो बैंक आपको कोई स्पेशल टाइप का कार्ड देता है जिसके अंदर आपको पहले से ही उसके अंदर टॉपअप कराना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रीपेड कार्ड। अब आ जाते हैं ई बैंकिंग पे। ई बैंकिंग क्या है भाई, ई बैंकिंग है अपना जितना भी पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं बिना किसी कार्ड के, उसको बोला गया ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में मैंने सारी चीज़ें यहीं पर हैं और यहीं पर समझाऊंगा, एक ही बार में समझ आ जाएगा। सबसे पहला है हमारा यूएसएसडी। यूएसएसडी क्या होता है, इसकी छोटी सी जो है इसकी फुल फॉर्म है। वैसे आपके लिए इतनी फुल फॉर्म इनका याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आप अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यूएसएसडी की फुल फॉर्म होती है, मैं लिख देता हूँ, अरे यार, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री यूएस सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक, अब होता क्या है ये, बेसिकली बहुत सारे लोग ऐप वैप नहीं चलाते, तो अब इसमें क्या होगा, यूएसएसडी में बहुत सारे बच्चे जो ऐप नहीं चलाते वो क्या करते हैं, एक कोड डायल करते हैं, *99#। इस कोड को दबाते ही आपको कोई ऐप वेब की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल फ़ोन से भी आप किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको बोलते हैं यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। समझ आ गई बात। दूसरा होता है एईपीएस, आधार, जो आपका आधार कार्ड है ना, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। बहुत सारे लोग अपने आधार कार्ड जिनका लिंक होता है बैंक अकाउंट से, तो वो किसी भी साइबर कैफ़े में जाते हैं, अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, अपना थंब लगाते हैं वहाँ पर, और वो अपने अकाउंट से पैसा निकलवा सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो साइबर कैफ़े वाला उनको पैसा निकाल करके दे देता है 1000 रुपये पे। अगर उसने 1000 रुपये निकाले तो 10-20 रुपये वो अपने पास उसमें से रख लेता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूएसएसडी, ये हो गया हमारा एईपीएस। ये तो सभी को पता होगा। यूपीआई क्या होता है, यूपीआई एक कोड होता है,
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, लिख दूं क्या इसकी भी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक आईडी सी होती है, आपको वो मिलती है और वो यूनिक आईडी होती है, हर किसी की यूनिक आईडी होती है जिसके थ्रू आप सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप डालें, किसी की भी होती है, उसकी बैंक का नाम आगे लिखा होता है और @gmail और जो भी है उसके अंदर आ जाता है। माइक्रो एटीएम क्या होते हैं? बेसिकली माइक्रो एटीएम ऐसे नहीं होते जो फिक्स्ड होते हैं, वो फिक्स्ड नहीं होते। माइक्रो एटीएम ये होता है कि एक बंदा एक छोटा सा एटीएम लेकर के चलता है और अगर उसमें आपको पैसे डालने हैं तो पैसे भी डाल सकते हैं, वो बैंक के द्वारा अपॉइंट किया गया होता है। पैसे निकालने हैं तो पैसे भी दे देता है आपको। मोबाइल वॉलेट्स पेटीएम, विकी, गूगल पे, आप अपना पैसा अपने बैंक से निकाल करके अपने वॉलेट्स में रख लेते हैं। वॉलेट फिजिकली कैरी नहीं करना पड़ता, आपको मोबाइल के अंदर वो आ जाता है, तो उसको बोला जाता है मोबाइल वॉलेट्स। अच्छा, ये भीम क्या होता है? भीम बेसिकली क्या होता है, यूपीआई से कनेक्टेड होता है। भारत जो ये यूपीआई है, ये भीम और यूपीआई दोनों आपस में कोलैब में चलते हैं, दोनों कोलैब में चलते हैं। इसी वजह से यूपीआई और भीम दोनों मिलकर के जो ट्रांजैक्शन है उसको पूरा करते हैं। तो यूपीआई हो गया, ये हो गया भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये एक इंटरफेस है जो यूपीआई के कोलैब में चलता है। यूपीआई के अंदर आपको एक अपना अकाउंट आईडी मिल जाता है और भीम जो होता है इन दोनों के मिलके भारत में बना है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इन दोनों में मिलकर के एक कोलैब है, जैसे स्कैनर वगैरह होते हैं, हम इससे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल अभी आपने आपको बताया था, जो छोटी छोटी मशीन्स होती है, कार्ड स्वाइप मशीन, जहां पर आप खरीदते और बेचते हैं वहीं आपको इस की फैसिलिटी मिल जाती है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। इंटरनेट बैंकिंग सबको पता है, एनईएफटी, आरटीजीएस। मोबाइल बैंकिंग, जितनी भी चीज़ें हम ऐप से पूरी बैंकिंग कर सकते हैं उसको बोला जाता है मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, चलिए एक बार मैं हट जाता हूँ, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये डिजिटल मनी और ये हमारा हो गया, जितनी भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन हैं, ई पेमेंट्स हमारे हो गए। अब आते हैं एक नई सर्विस पे, बैंकिंग हो गया, अब आते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बेसिकली हम इसलिए कराते हैं टू रिड्यूस द रिस्क, अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। जीरो नहीं हो सकता कभी भी रिस्क, हमेशा जो रिस्क है वो रिड्यूस हो सकता है। तो ये जो इंश्योरेंस हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो रिस्क है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए, वो थोड़ा कम हो जाए। तो बेसिकली इंश्योरेंस जो होता है वो दो लोगों के बीच में होता है। एक होता है इंश्योरर जो कंपनी होती है, और एक होता है पर्सन, वो जो इंश्योर्ड होता है, जो एग्रीव पार्टी है, जो अपना करा रही है, उसको बोलते हैं इंश्योर्ड। चलो ये मैं सब अभी बता दूंगा, ये टर्म्स आगे लगाए हुए हैं मैंने। तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरर कहता है कि मैं गारंटी लेता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे बदले का पैसा मैं दूंगा। तो हम कहेंगे हाँ दे दियो, बोले बेटा ऐसे नहीं होता, उससे पहले थोड़ा बहुत पैसा तुम मुझे दो, तो अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो इस वजह से तुम मुझे थोड़ा बहुत पैसा दे दो। और जो थोड़ा बहुत पैसा देता है उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो हम क्या करते हैं, अपनी जैसे बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं। तो अगर कार ठुक आ गई तो इंश्योरेंस मिल जाएगा, पूरे साल नहीं ठुकी तो कोई इंश्योरेंस नहीं लेंगे। तो उसके लिए वो कहते हैं तुम पहले प्रीमियम दे दो। वो हमसे 5,000 रुपये 4,000 रुपये प्रीमियम ले लेते हैं, और अगर पूरे साल में नुकसान हुआ कार का तो कोई वो भर देंगे, अगर नहीं हुआ तो 5,000 रुपये वो ले लेते हैं। इसको बोलते हैं इंश्योरेंस। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वेयर बाय वन पार्टी एग्रीज टू इंडेमनिफाई, एक पार्टी कवर करने का ले रही है उससे गारंटी कि हम तुम्हारे लॉस को कवर कर लेंगे। इंडेमनिफाई का मतलब होता है कवर द लॉस सफर्ड बाय द अदर पार्टी फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ सम मनी। बोले मैं तुम्हारे लॉस को कवर कर लूंगा, बस तुम मुझे अभी थोड़ा पैसा दे दो, जब तुम्हें लॉस अगर होगा, इफ इट हैपेंस, तो मैं पैसा दूंगा, अदरवाइज आपका पैसा हमारे पास खत्म हो जाएगा 1 साल में। तो उसको बोला जाता है उस पैसे को प्रीमियम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने लगाई हुई, मैंने इसलिए पीछे नहीं पढ़ाया था।
इंश्योरर कौन है? वो कंपनी जो हमारा इंश्योरेंस कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी आ गई। इंश्योर्ड कौन है? जो बंदा प्रीमियम दे रहा है अपने लिए, अपने लॉस को कम करवा रहा है। इट इज एन इंडिविजुअल और फर्म हुज इंश्योरेंस इज डन, जिसका इंश्योरेंस डन हो गया, जिसका इंश्योरेंस हुआ है, जिसको कंपेंसेशन मिलेगा अगर कुछ नुकसान हुआ तो। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। प्रीमियम क्या है? जो इंश्योर्ड पर्सन हर महीने या एक बार जो उसने पैसा दिया उसको बोलते हैं प्रीमियम। वो आप कैसे भी मंथली, क्वार्टरली, वंस, ये कैसे भी हो सकता है प्रीमियम। सम एश्योर्ड, जब आपका लॉस हो जाएगा आपको कितना पैसा मिलेगा वो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड सम एश्योर्ड। जो आपको एश्योरेंस दिलाई गई है कि हम आपका इतना पैसा दे देंगे। अमाउंट फॉर विच इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन, कितने रुपए के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, कितने, 5 लाख के लिए, 6 लाख के लिए, 7 लाख के लिए, वो है सम एश्योर्ड। चलिए भाई पानी पी लेते हैं। वन शॉट इसीलिए नाम दिया गया है इसको कि बहुत जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कवर हो जाए और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए अपने हाफ ईयरली और अपने यूटीज में। तो सबसे पहला है हमारा प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। फंक्शन क्या है? कि भाई एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। देखिए लाइफ तो बड़ी अनसर्टेन है, इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ी सर्टेनिटी प्रोवाइड करती है कि चलो अगर कुछ हुआ तो इतने पैसे तो हम दे देंगे, तो उसको बोलते हैं प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। प्रोटेक्शन, बिल्कुल जी, यह हमें थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देता है, हमारे रिस्क को रिड्यूस करता है, हमारे रिस्क को शेयर कर लेता है। लाइक 5 लाख का लॉस हुआ, मैंने कराया था अपना इंश्योरेंस 2-3 लाख रुपए का, तो 2-3 लाख में से भी पूरे नहीं मिलेंगे, जितने भी उसने देखे दाखे उसने मिल गए, तो फिर मेरा जो रिस्क है वो शेयर हो जाता है। आधा मेरी कंपनी दे देगी, आधा मैं खुद अपने आप ही बेयर कर लूंगा, तो उसको बोला जाता है रिस्क शेयरिंग। ठीक है। लास्ट है हमारा असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप कहोगे ये कैसी बात हुई, असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो हमसे पैसे ले रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपसे पैसे ले रहा है। इंश्योरेंस कंपनी बहुत लोगों से प्रीमियम लेती है, तो वो क्या करती है, उस प्रीमियम को वो इन्वेस्ट कर देती है, वो इन्वेस्ट कर देती है। और भाई जब वो इन्वेस्ट करेगी तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी का ही तो फायदा होगा। तो आपकी इकोनॉमी के लिए वो क्या कर रही है, आपकी इकोनॉमी के लिए कैपिटल बिल्ड कर रही है। ठीक, तो ये फंक्शंस हैं कुछ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। देखिए भाई, इंश्योरेंस कराने के भी ना कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ आपने इंश्योरेंस इसलिए कराया कि सामने वाले को चीट करोगे, या आपने इंश्योरेंस इसलिए किया है कि आपके मन में पाप है कि अगर इसका लॉस हुआ भी तो मैं इसको पैसे नहीं दूंगा। तो इसके कुछ सिद्धांत हैं, इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब वो क्या होता है, कुछ गाइडलाइंस कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए। अगर ये गाइडलाइंस फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दोनों फंसोगे, इंश्योरर भी और इंश्योरर भी। जिसने गलत काम किया है वो फंसेगा। सबसे पहला कहता है अटमोस्ट गुड फेथ। सबसे पहला प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ। आप जो भी काम करेंगे, इफ यू आर इंश्योरर और इंश्योर्ड, आप ऐसा काम करेंगे कि दोनों की भलाई का मामला हो, दोनों का भलाई का काम हो, दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा अच्छा सोचें। इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड should display good faith towards each other in regard to the contract। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना है वो एक दूसरे के बारे में गुड फेथ रखते हो, दोनों एक दूसरे को चीट करना नहीं चाह रहे हैं। दूसरी बात, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देयर मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। एक इंटरेस्ट ऐसा, एक जो कॉन्ट्रैक्ट बने वो ये दर्शाए कि भाई जो चीज़ हमारे पास है वो इंश्योर्ड होने लायक है, वो इंश्योर्ड, सब्जेक्ट मैटर जो होगा वो इंश्योर्ड होगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब मैंने बताया था कवर अप। तो इंश्योर्ड इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द एक्सटेंट ऑफ द लॉस। क्योंकि उसने गारंटी दी है इंश्योरर ने, कंपनी ने, कि मैं आपका लॉस दूंगा, तो इंडेमनिटी वो अपना पैसा लेगा। अगर उसे लॉस हुआ तो वो कहेगा कि आपने गारंटी ली थी और मैंने आपको प्रीमियम दिया था। तो ये है दूसरा प्रिंसिपल, इंडेमनिटी। वो वहां पे कवर करेगा, यानी उसने अगर कवर अप की गारंटी ली है तो वो कवर अप करेगा ही करेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब होता है इंश्योरर जो है वो लायबल है किस पे, केवल और केवल उस लॉस को कवर करने के लिए जो उसने पॉलिसी में लिखवाया है। इंश्योरेंस ले रहा हूं मैं आग का,
फैक्ट्री टूट जाती है मेरी पानी से तो मुझे कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो यह है मेरा प्रॉक्सिमेट कॉज। द इंश्योरर इज लायबल फॉर द लॉस ओनली व्हेन सच लॉस इज प्रॉक्सिमेटली कॉज्ड बाय पेरिल्स व्हिच आर स्टेटेड इन द पॉलिसी। बात हो गई, जो चीज कवर अप है वो पेरिल्स में आती है और वो आउट ऑफ पेरिल्स में आती है जो चीज कवर नहीं है। सब्रोगेशन, इंश्योरर गेट्स ऑल द राइट्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। इंश्योरर कौन है यहाँ पर? इंश्योरर मतलब कंपनी, उसके पास सारे राइट्स हैं जिसको वो इंश्योरेंस दे रहा है विद रेस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड आफ्टर कंपनसेटिंग द लॉस ऑफ इंश्योर्ड। अब जो है जिसने पैसा दे दिया तो उसके पास सारे राइट्स हैं कि भैया मैंने पैसा दे दिया, अब जैसा मैं अपने आप हैंडल करना चाहूं मैं हैंडल कर सकता हूं। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। इंश्योरर who has paid the claim amount under an insurance policy has the right to recover appropriate contribution from other insurer। अगर आपने एक से ज्यादा लोगों से इंश्योरेंस करा रखा है, आप चालाक बनते हैं, तो अब उसके पास पूरा राइट है कि दो इंश्योरेंस वाले से कराया है, अभी एक ने दिया है, एक ने पूरा दे दिया, एक ने कुछ नहीं दिया, तो वो दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले सकता है, उसके पास पूरा राइट है। मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब क्या है कि रीजनेबल स्टेप लेगा कौन? इंश्योर्ड, कि यार लॉस ना हो, अगर हो रहा है तो कम से कम हो। ऐसा नहीं कि मेरा तो जी हो आएगा तो गाड़ी में चाबी लगी छोड़ दो, चोरी हो जाएगी तो कोई भी आएगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। शुड टेक ए रिस्पॉन्सिबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। जो अब हमने इंश्योरेंस करा लिया है तो अब उसका हमें भी ख्याल रखना है। अब ऐसा नहीं इंश्योरेंस करा दिया तो सारी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की हो गई। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है, फॉलो करेंगे तो अच्छे रहेंगे, अच्छी बात, ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। अब आप ज़रा बताइए इसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं, कौन कौन से बताने हैं। विच प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग स्टेट। बता दें इसके आंसर्स। आंसर्स बिल्कुल सेम है, जैसे जैसे आपने किया है वहाँ पर वैसे वैसे ही मैंने इसको यहाँ पर लगाया है। आंसर्स देखिए, द इंश्योरेंस एंड द इंश्योर्ड शुड डिस्क्लोज, उसको हर चीज़ के बारे में, सब चीज़ के बारे में बताना है एक दूसरे का ख्याल रखते हुए। दैट इज कॉल्ड अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ पहला आ गया आंसर। नेक्स्ट इज इंश्योर इज नॉट लायबल फॉर एनी अनइंश्योर्ड कॉज और पेरिल्स। जो चीज कवर है पॉलिसी के अंदर वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमेट कॉज। जिस कॉज के लिए आपने इंश्योरेंस कराया है वही कॉज होना चाहिए, अदरवाइज नहीं देगी कंपनी आपको कोई भी पैसा। इंश्योर्ड मस्ट हैव सम इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यहां पर आ गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आफ्टर कंपेंसेटिंग द लॉस इंश्योरर गेट्स ऑल द राइट विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड। इसको बोलते हैं सब्रोगेशन। कहाँ है भाई? फोर्थ यही है, ये आ गया सब्रोगेशन। इंश्योर्ड शुड टेक रीजनेबल स्टेप, उसको पूरा ध्यान रखना है इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का। अभी हमने बताया था आपको, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन। मिटिगेशन कहाँ है? मिटिगेशन, फिफ्थ आ गया मिटिगेशन। इंश्योर्ड इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द लॉस सफर्ड बाय हिम अप टू द लिमिट ऑफ द पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड इंडेमनिटी। आपको पूरा पैसा मिलेगा जिस चीज पे आपने, जितना आपने क्लेम लेने के लिए आपने प्रीमियम दिया है उतना पूरा पैसा मिलेगा, उसने कवर करने के लिए बोला है, तो इंडेमनिटी यहाँ हो गया। चलिए जी, अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बहुत सारे होते हैं, ज़्यादा भारी नहीं है। इंश्योरेंस का मतलब आपने इंश्योर्ड पढ़ लिया, इंश्योरर पढ़ लिया, प्रीमियम पढ़ लिया, ये सब चीज़ों के मीनिंग क्लियर हो गए तो नॉर्मल सी चीज़ है। लाइफ टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक लाइफ और एक जनरल। लाइफ का मतलब अपनी ज़िंदगी वाला इंश्योरेंस, ये पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, बड़े आसान सा है। लाइफ इंश्योरेंस होता है और जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस आपने किस चीज़ के अगेंस्ट इंश्योरेंस कराया है? आपने पानी का आग का कराया है, मरीन का कराया है, पानी वाला जो शिप में जब आपका सामान जाता है। हेल्थ, अपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, और उसके अलावा कौन कौन से होते हैं वो सब अदर में आ जाते हैं। मोटर बाइक का, चोरी चकारी का, बगलरी का, कैटल का, क्रॉप का, ये सारे भी इंश्योरेंस होते हैं।
ये सारे इंश्योरेंस होते हैं वो अदर्स में जा रहे हैं। जो मेन है मैं सिर्फ वह पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो पढ़ाऊंगा। ठीक, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, बेसिकली कंपनी और एक पर्सन, तो हम एक इंश्योरेंस ले लेते हैं जो उसमें हमको लगता है कि यार अगर हम इस दुनिया से चले गए तो जो हमारे पीछे जो लोग छोड़ के जाएंगे तो उनको कुछ पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए पहले अपनी लाइफ होते में जब हम जिंदा होते हैं तो कुछ पैसा हम उनको इंश्योरेंस कंपनी को एज ए प्रीमियम देते हैं कि भाई अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बाद जो मेरे लीगल हेयर्स हैं, मेरी माताजी, पिताजी, बेटे, बच्चे, वाइफ, उन सबको पैसा मिल जाए, तो उसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो कंपनी जो होती है वो आपको एश्योरेंस देती है। क्या देती है? एश्योरेंस, कि हाँ ऐसा ही होगा। अगर आप इस दुनिया से जल्दी चले जाते हैं तो हम आपकी फैमिली को पैसा दे देंगे, तो उसको बोला जाता है लाइफ इंश्योरेंस। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में बताया है। अच्छा जी, यहाँ पर एक बहुत अच्छी नोट करने योग्य बात है। देखिए, आपकी गाड़ी चोरी हो या ना हो, ठुके ना ठुके, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे इसकी बहुत ज़्यादा गारंटी है। तो इसी वजह से लाइफ इंश्योरेंस को बहुत हद तक अच्छा होगा अगर हम कहें एश्योरेंस। क्या बोलेंगे? एश्योरेंस। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है बात, क्योंकि ये तो एश्योर्ड है, सबको एक दिन जाना है। नहीं जाना है रुकोगे, अगर मैच्योरिटी पहले हो गई तब भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ। लाइफ इंश्योरेंस शुड मोर प्रॉपरली बी कॉल्ड लाइफ एश्योरेंस, बिकॉज क्यों कहा गया? द रिस्क इंश्योर्ड हियर इज सर्टेन एंड नेचुरल, क्योंकि रिस्क जो है वो सर्टेन है, एक समय के बाद आपकी मृत्यु होनी है और आपका जो पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी ही देगी। ओनली द टाइम ऑफ ऑक्यूरेंस इज नॉट सर्टेन। बस ये नहीं पता जाना कब है, किसी को आगे किसी को पीछे, सबको जाना है। तो लाइफ इंश्योरेंस को बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग कहें लाइफ एश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं मैक्सिमम, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि एश्योरेंस कब बोलना है और इंश्योरेंस कब बोलना है। इंश्योरेंस में चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट एश्योरेंस में होना तय है। लेकिन कब, दिस इज नॉट डिफाइंड। ये कब होना है ये डिफाइन नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एश्योरेंस। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। बहुत अच्छा है होल लाइफ पॉलिसी। आप अपनी जिंदगी भर प्रीमियम देते रहते हैं, जब आप इस दुनिया से जाते हैं फिर उसके बाद आपके घर वालों को पैसा मिल जाता है, उसको बोलते हैं होल लाइफ पॉलिसी। दूसरी होती है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? अगर आपकी मृत्यु हो जाती है या आप एक सर्टेन पीरियड पे पहुंच जाते हैं और आपकी मृत्यु नहीं होती, तो अब आप पैसा देना जो है वो बंद कर देते हैं। अब मान लो मैंने कहा था कि भाई मैं 50-60 साल में चला जाऊंगा, लेकिन मेरी उम्र निकला है 80-90 साल, तो अब आपको जो इंश्योरर है वो कुछ पैसा देता रहता है, वो मंथली बेसिस वगैरह पे वो पैसा आपको मिल जाता है। ठीक, तो उसको बोलते हैं एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। तो इसके अंदर आपको एक अमाउंट मिल जाता है, हैंडसम अमाउंट कंपनी की तरफ से। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये एक से ज़्यादा लोग कराते हैं एक साथ मिलजुल करके। फॉर एग्जाम्पल 2 हस्बैंड वाइफ ने करा ली और उसमें से हस्बैंड चला जाता है, या ऐसा भी होता है ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी ना, ये पार्टनर्स भी करा लेते हैं। अगर एक पार्टनर चला जाता है तो उसका जो अमाउंट है वो उसके दूसरे पार्टनर को मिल जाता है, तो ये जॉइंट होती है। तीसरी क्या होती है? एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी देखिए यहाँ पे, एन्युटी का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ हमें एक रेगुलर पीरियड पे मिलती है, एन्युटी बेसिस पे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जब हमें कंपनी पैसा देती है हमें या हमारे लीगल ईयर्स को, उसको बोलते हैं एन्युटी पॉलिसी। चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी, अगर हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तो 2 चीज़ें बड़ी मेन रह जाती हैं। एक तो एजुकेशन, जो आप जिनको पीछे छोड़ के गए हैं, और फिर उसके बाद इंडिया में अगर रहते हो तो मैरिज, क्योंकि और किसी देश में मैरिज के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता, इंडिया में बहुत लगता है। तो इसी वजह से एक पॉलिसी है चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी। जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो आपके बच्चों का पढ़ाई का खर्च और उनकी शादी का खर्च वहाँ से मिल जाता है, बट इसके लिए आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसका प्रीमियम देना होगा टाइम टू टाइम। चलिए अब आ जाते हैं दूसरी तरह के इंश्योरेंस पे, जनरल इंश्योरेंस पे। जनरल इंश्योरेंस में सबसे पहला आता है हेल्थ इंश्योरेंस, जो आप अपने स्वास्थ्य के लिए लेते हैं उसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये भी कई तरह के होते हैं, कैशलेस, बस जाइए, जिस आप अपना एक कार्ड बन जाता है, कंपनी बना देती है, बहुत सारी कंपनीज आजकल हेल्थ इंश्योरेंस बना रही हैं, जो भी आपका इलाज है, लेकिन इसमें एक लिमिट डिफाइन हो जाती है
कंपनी कहती है कि मात्र हम आपको 5 लाख तक का कवर देंगे, हम आपको 5 लाख तक का कवर देंगे, 5 लाख तक का कवर देंगे, उसके बाद अगर जो खर्चा होगा वो आप करेंगे, तो उसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसको हर महीने हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक, नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात, खराब हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा पे कर देगी। अब आ जाते हैं फायर इंश्योरेंस पे। ये वो इंश्योरेंस है बेसिकली, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है किस चीज का इंश्योरेंस होगा। ये वो इंश्योरेंस है जो हमने कराया अगेंस्ट फायर। अगर मुझे नुकसान फायर से होता है तो मैं यहाँ पर कर दूंगा क्लेम। Fire insurance is a contract whereby the insurer, in consideration of the premium paid, undertakes compensate the insured for any loss that may result due to occurrence of fire. अगर मुझे नुकसान फायर की वजह से हुआ है तो मुझे प्रीमियम के बजाय मुझे कंपनसेशन मिलेगा, जिसके बदले मैंने प्रीमियम दिया है। अब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग फायर इंश्योरेंस ही कराते हैं मैक्सिमम। मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, ये बेसिकली तब कराया जाता है, मरीन का मतलब ही क्या होता है, सी वगैरह से रिलेटेड है, ठीक, पानी से रिलेटेड जो है। मरीन इंश्योरेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अंडर विच द इंश्योरर अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई का मतलब बताया था कवर, द इंश्योर्ड इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट देयर बाय अगेंस्ट मरीन लॉसेज। जो भी आप अपना सामान वाटर वेज के थ्रू भेजते हैं उसके अंदर काफ़ी चीज़ों का नुकसान भी हो सकता है, तो आप उसमें कराते हैं मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस भी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है शिप और हुल इंश्योरेंस। जब एक पानी का जहाज, एक शिप, उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो जब आप वो शिप जाएगा, हो सकता है उस शिप को कुछ परेशानी हो जाए, उस शिप के अंदर कोई खराबी आ जाए, तो जो सिर्फ शिप का इंश्योरेंस होगा पानी के अंदर, तो उसको बोला जाएगा शिप इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस अलग होता है, जो शिप का इंश्योरेंस अलग है, जो उसके ऊपर सामान रखा है उसका अलग है, तो उसको बोला जाएगा कार्गो इंश्योरेंस, ठीक है। और एक तीसरा इंश्योरेंस होता है फ्रीट इंश्योरेंस। जब आपका सामान जाता है तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, अगर आप उसके पैसे नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि जहां ही सामान उतरेगा तो वो आपको पैसे देगा, बट वो पैसे देने से मना कर देता है। फ्रीट बहुत महंगा होता है, फ्रीट मतलब किराया, यहाँ पर क्या मतलब होता है, किराया। तो अगर आप किराया नहीं देंगे, आप या वो दूसरी पार्टी, तो ये इसके लिए जो है इंश्योरेंस करा लिया जाता है पहले ही, कि अगर जो भी, अगर आप नहीं देंगे पैसा तो इसके लिए इंश्योरेंस हमने करा दिया, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ इंश्योरेंस। अब आए एक नई सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज ये देखा होगा, देख के समझ आ गया होगा, जो भी डाक खाना होता है, पोस्ट ऑफिस होते हैं, उसको बोला जाता है पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज में बहुत सारे, सिर्फ चिट्ठी पोस्ट करना ही पोस्टल सर्विसेज का काम नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट हमारा इंडिया का दे रहा है, और ये सबसे बड़ा नेटवर्क है वर्ल्ड का, ठीक है। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट एम्स टू सस्टेन इट्स पोजीशन एज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क है, टचिंग द लाइव्स ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक। चलिए, इसकी कुछ सर्विसेज क्या है। सबसे पहला है फाइनेंशियल फैसिलिटीज। तो आपको लगता है कि सिर्फ पैसा जो है वो बैंक में जमा होता है, ऐसा नहीं है, पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा कर सकते हैं। अब आपको ये नई बात पता चली तो इसके बारे में पोस्ट ऑफिस में जा करके पूछ लीजिएगा। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, ये क्या होता है, आपने खत भेजा है, इसकी गारंटी क्या है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपके पास ये गारंटी है। अंडर, इट इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय पोस्ट ऑफिस ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फी when the sender wants to have a proof that he has actually posted the letters, ठीक है। रजिस्टर्ड पोस्ट, इसमें एक पोस्ट जाती है रजिस्ट्री के द्वारा। इट इज अ पोस्टल सर्विसेज इन विच मेल इज रजिस्टर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस एट द टाइम ऑफ सेंडिंग इन ऑर्डर टू एश्योर सेफ डिलीवरी। नेक्स्ट है पार्सल, ये सबको पता है, मैं नहीं बताऊंगा, जो आपका सामान जाता है पोस्टल सर्विसेज। स्पीड पोस्ट, ये थोड़ी तेज डिलीवरी है, फास्टेस्ट डिलीवरी है, टाइम बाउंड डिलीवरी है, तो इसको बोला जाता है स्पीड पोस्ट। कुरियर, कुरियर इट इज अ मेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स। ये तो घर के आसपास आपने ये वाला कुरियर XYZ कुरियर वाले, वो अलग आपका सर्विस ले जाते हैं, पोर्टर से भेज दो, आजकल प्राइवेट ज़्यादा चल रहा है, तो ये सब कुरियर सर्विस है, ठीक। अब आते हैं टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम,
टेलीकॉम सर्विस जो अब आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज आ रही हैं इंफॉर्मेशन को इधर से उधर भेजने के लिए, उनको बोला गया टेलीकॉम सर्विसेज। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स फास्टर, चीपर एंड मोर रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बहुत सारी चिट्ठी पत्री छोड़ के अब हम करते हैं खटाक से मेल, तो इसको बोला जाता है टेलीकॉम सर्विसेज। जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके काम करते हैं उसको बोला जाता है टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? सबसे पहला होता है सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज। सेल्यूलर का मतलब होता है जो आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं व्हाट्सएप के लिए, सबसे पहले कॉलिंग और टेक्स्ट के लिए आप जो रिचार्ज कराते हैं वो सेल्यूलर मोबाइल सर्विस में आता है। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, जो आपके फोन होते थे ना लैंडलाइन फोन्स, तो इसको बोला गया फिक्स्ड लाइंस। उसकी लाइन जो होती थी फिक्स्ड होती थी, वो तार से चलता था, तार से कनेक्टेड होता था। दूसरा है केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज, पहले घरों में टीवी होता था और वो केबल से देखते थे हम लोग, तो उसको केबल सर्विसेज बोला गया। आजकल उसने चेंज कर दिया, टीवी ने, वो हो गया D2H, डायरेक्ट टू होम। ये सैटेलाइट बेस्ड होता है, डायरेक्ट टू होम जो होता है ये सैटेलाइट बेस्ड होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में VSAT, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनेट। ठीक, इसमें क्या होता है? सबसे अच्छा इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जब आप ब्रॉडबैंड या नैरो बैंड यूज करते हैं तो इसको बोला जाता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। VSAT सर्विसेज जितनी भी हैं आपकी, तो इसके अंदर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, डाउनलोडिंग भी हो सकती है, अपलोडिंग भी हो सकती है। यहाँ पे सेलुलर मोबाइल सर्विस, ये भी इससे कनेक्टेड हो गया आप, ठीक है। ये पहले होता था, अब जो इसका सबसे अपग्रेडेड वर्जन है हमारी टेलीकॉम सर्विसेज का, जो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है हमें, तो वो है VSAT। ठीक, चलिए जी, आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी काफ़ी सारी चीज़ें। अभी थोड़ी केस स्टडीज देख लेते हैं। केस स्टडीज हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पोस्टल सर्विसेज हाईलाइट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप प्लीज देखिए इसको। इट इज अ सर्विस इन विच मेल इज रजिस्टर्ड बाय पोस्ट एट द टाइम ऑफ सेंडिंग इन ऑर्डर टू एश्योर सेफ डिलीवरी। अब देखो मेल रजिस्टर्ड, तो आंसर ही इसका क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या रजिस्टर्ड मेल। इट इज अ सर्विस विच प्रोवाइड्स टाइम बाउंड एंड एक्सप्रेस डिलीवरी, बहुत तेजी के साथ, तो इसको हम बोल देते हैं स्पीड पोस्ट। इट इज अ सर्विस फॉर सेंडिंग आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द पोस्ट, पोस्ट के द्वारा आपने भेजना है सामान, इसको बोल दिया हमने पार्सल। इट इज अ सर्टिफिकेट इशूड, अब देखिए सर्टिफिकेट इशूड बाय पोस्ट ऑफिस ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फी when the sender wants to have a proof that he actually posted the letters, तो इसको बोलते हैं UPC। UPC मतलब अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। सही है जी, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट की स्टडी पे। अब इसमें टेलीकॉम सर्विसेज बतानी है कौन कौन सी है। It enables broadcasting company to directly beam the signal to the TV set through a receiver that is installed on the house. There is no need for separate cable connection. D2H. There are type of mobile telecom services include voice, non-voice message, data। तो ये हो गए हमारे टेलीकॉम सर्विसेज में सेल्युलर डेटा जो होता है। इट इज अ टू वे सैटेलाइट बेस्ड कॉम्युनिकेशन विच इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रांसमिट नैरो बैंड ब्रॉडबैंड। ये हमारा आ गया अपना वाईफाई, जिसको बोला जाता है VSAT। ठीक, ये आ गए हमारे आंसर। D2H सेल्युलर मोबाइल सर्विसेज और VSAT इसके आंसर हो गए। आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। चलिए, हो गया होगा। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The main objective of this account is to enable the business to conduct their business transaction smoothly। यानी कि ये बिजनेस मैन के लिए खास तौर से बनाया गया है। तो आपको पता चल गया कौन सा अकाउंट है, ये है करंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग और FD। चलो जी, बहुत अच्छा, हमने एक चार्ट बना के दिखाया था जिसमें सेविंग और FD को कनेक्ट किया था। तो ये अकाउंट हमारा हो जाएगा MOD, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। इट इज अकाउंट मेंट फॉर पीपल हु विश टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, सेफगार्ड फ्यूचर इंटरेस्ट। सेविंग के लिए बनाया गया है, तो ये सेविंग अकाउंट हो जाएगा। द मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट इंटर दिस अकाउंट इज 6 months
एंड अ मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर, ये हो जाएगी हमारी RD। द मनी डिपॉजिट इन दिस अकाउंट इज रीपेबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, ये हो जाएगी हमारी FD। आंसर आ जाएंगे अभी आपके सामने और हो जाएगा इसका एक स्क्रीनशॉट। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छी बात है, अच्छा अब स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, सॉरी चल लीजिए, ले लिया, आता हूँ मैं फिर अब शॉर्ट। हाँ, यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि आप जो है कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो केल्विन आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग करा रहा है, प्लस केल्विन आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी जल्दी ले रहा है, जिससे आपने जो रिवाइज जो पढ़ा है वो हाथों हाथ रिवाइज हो जाए। तो अभी आपके 4 वन शॉट्स हो गए, यानी कि 4 चैप्टर्स हो गए। ऐसे ही वन शॉट लगातार लगे हुए हैं, वन शॉट को देखते रहिए, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, पेड कोर्सेज वगैरह भी हमारे चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को लगातार प्यार दे रहे हैं, अपने व्यूज़ से, कमेंट से, शेयर से चैनल को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो आपके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए केल्विन के साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, नए वन शॉट में। बाय बाय, गुड बाय।